जब भी हमने पंख खोले हैं उड़ानों के लिए, चुनौती बन गए हैं आसमानों के लिए। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योत्सना प्रिया स्वागत करती हूँ आप सबका अपने इस चैनल पे। हाँ जो दोस्तों, आइए अब हम बातें करते हैं कि भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत कहाँ से हुई। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें कंपनी का शासन पहली बार ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के हाथों में गई, यानी कंपनी पे संसदीय नियंत्रण की स्थापना की गई। तो ये क्यों की गई, आइए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, जानते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न था। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1600 ईस्वी में कंपनी सिर्फ 15 वर्षों के लिए चार्टर एक्ट लेकर महारानी एलिजाबेथ से पूर्वी क्षेत्रों यानी भारत में व्यापार के लिए आई थी। लेकिन व्यापारिक एकाधिकार तो प्राप्त था ही, लेकिन कंपनी यहाँ न सिर्फ एक व्यापार के अधिकार से रहना चाहती थी, बल्कि प्रशासनिक क्षेत्र भी अपने हाथ में लेना चाहती थी। और 1757 जब प्लासी की लड़ाई हुई थी, 23 जून 1757 को, यही वो युद्ध था जिसकी नींव रखी गई, जिस पर नींव रखी गई। अब कंपनी ही प्रशासन संभालेगी। और 1764 का बक्सर युद्ध, 1764 का बक्सर युद्ध वो युद्ध साबित हुआ जब कंपनी के सपने साकार हुए और फाइनली प्रशासन का अधिकार भी कंपनी के हाथों पहुंच गया। 1764 में बक्सर का युद्ध, जो कि बंगाल के नवाब तो नहीं थे वे उस टाइम, क्योंकि उस टाइम उनको हटा करके, मीर कासिम को हटा करके मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया था। तो बंगाल के नवाब मीर कासिम एंड अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एंड दिल्ली के शाह आलम द्वितीय एंड अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था और फाइनली अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। और इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, उड़ीसा और बिहार का दीवानी का अधिकार अंग्रेज़ों के हाथों सौंप दिया। तब जब ये जो संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और तीनों नवाबों के बीच में हुई थी। कंपनी को दीवानी का अधिकार तो प्राप्त था ही, लेकिन फौजीदारी मामले को भी नवाबों के हाथ में नहीं रहने दिया। वहाँ भी अपने सूबेदार नियुक्त कर दिए। तो बंगाल के लिए नियुक्त किया गया मोहम्मद रजा खान को और बिहार के लिए सिताब रॉय को नियुक्त किया गया। और इस तरह से कंपनी दीवानी और फौजीदारी दोनों मामले पे अपना अधिकार जमा लिया और द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध शासन की शुरुआत यहीं से हुई, जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने किया था 1765 से। इस तरह कंपनी काफ़ी अत्याचार करने लगी, दीवानी वसूलने लगी। और 1765 से लेकर 1772 का वो दौर था जब बंगाल में डाकुओं के राज्य की स्थापना हुई थी और अंग्रेज डाकुओं की तरह लूटने लगे थे बंगाल को। और इससे न सिर्फ भारत में बल्कि ब्रिटिश में भी अराजकता का माहौल फैला और ब्रिटिश को हे दृष्टि से देखा जाने लगा, जिसके कारण ब्रिटिश संसद को कंपनी पे संसदीय नियंत्रण की स्थापना करनी पड़ी, क्योंकि वो ये दौर था जब ब्रिटिश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो रही थी। तो ब्रिटिश भारत पर से अपना अधिकार नहीं हटाना चाहते थे, वो भारत को नहीं छोड़। कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना करने की जरूरत पड़ी, जिसके लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इस एक्ट के तहत कुछ बदलाव किए गए। तो वो बदलाव कुछ ऐसे थे कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के जो सदस्य थे उनको दो संस्था की स्थापना करनी पड़ी थी। पहला कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर एंड दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर।
कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर में वे सदस्य होते थे जो कंपनी के निवेशकों के समूह होते थे, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वे सदस्य होते थे, इनमें 24 सदस्य होते थे, और ये सदस्य वे सदस्य होते थे जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के द्वारा चुने गए होते थे। और इन 24 सदस्यों में से एक को अध्यक्ष बनाया जाता था, और वो अध्यक्ष कंपनी के लिए रूल्स बनाते थे, और कंपनी को उस रूल्स को फॉलो करना होता था। इसके तहत कुछ बदलाव भारत में भी किए गए थे। तो जैसा कि बंगाल के गवर्नर को, जो कि वारेन हेस्टिंग थे, उनको गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहले तो एक जो निर्णय लिया जाता था वो सिर्फ एक व्यक्ति लेता था, मीन्स कि गवर्नर लेता था, लेकिन अब ये निर्णय सिर्फ गवर्नर जनरल नहीं ले सकता था। उसके लिए एक परिषद की स्थापना की गई जिसमें 4 सदस्य होते थे, यानी 4 सदस्य और एक गवर्नर जनरल, 5 सदस्य। और इसी के तहत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो 1773 में ही कुछ यही थोड़े बहुत बदलाव किए गए थे। तो वो ऐसे थे कि ब्रिटिश कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें 24 सदस्य होते थे और एक अध्यक्ष होता था जो कि कंपनी पे शासन करता था। अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आता है, और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किए गए, लेकिन किया ये गया कि कंपनी पे संसदीय नियंत्रण को और बढ़ा दिया गया। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसे अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, जिसमें 6 सदस्य होते थे, और इन 6 सदस्यों में से एक अध्यक्ष होता था जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का एक सदस्य होता था, यानी मंत्रिमंडल का एक सदस्य अब प्रत्यक्ष रूप से कंपनी पे शासन करने लगता है, उसके लिए रूल्स बनाने लगता है। और ऐसा नियम लाया गया कि अगर ये रूल्स गवर्नर जनरल फॉलो नहीं करता है तो उसको हटा दिया जाएगा, यानी गवर्नर जनरल बनाने का, हटाने का अधिकार अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों चला गया। तो इसके पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें कि कार्यकारी परिषद जो गवर्नर जनरल के लिए बनाया गया था उसमें 4 सदस्य थे, अब पिट्स इंडिया एक्ट में 4 से घटाकर 3 सदस्य कर दिया गया। तो इसमें यही 2 काम किए गए कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जगह पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई, एंड 4 सदस्यों की जगह 3 सदस्य हो गए। अब आता है 1786 का चार्टर एक्ट। एक्चुअली ये एक्ट लाया गया था कार्नवालिस को ध्यान में रखकर। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1773 से 1785 था। अब आते हैं कार्नवालिस, और कार्नवालिस को ध्यान में रखकर 1786 का एक्ट लाया गया था, जिसके तहत कार्नवालिस को, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को, न सिर्फ वो गवर्नर जनरल रहा बल्कि एक सेनापति के रूप में भी काम करने लगा, यानी ब्रिटिश जो सैनिक होते थे उनका सेनापति भी गवर्नर जनरल ही बन गया। 1786 का चार्टर एक्ट, 1786 का जो चार्टर एक्ट था वो जनरली कार्नवालिस को ध्यान में रखकर लाया गया था, और इसके तहत कार्नवालिस को न सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया बल्कि परिषद के निर्णय को रद्द करने का भी अधिकार दिया गया, यानी जो 3 सदस्यों का जो परिषद था उसके निर्णय को नहीं मानने का अधिकार भी दिया गया। 1793 का जो चार्टर एक्ट लाया गया था उसके तहत कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। अब कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए और बढ़ जाता है, और इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अन्य 2 प्रेसिडेंसी, यानी बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर के कार्य को पर्यवेक्षण का भी अधिकार दिया गया।
और यही वो दौर था जब कार्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त यानी ब्रिटिश जो भारत था, ब्रिटिश भारत के 19% भूमि पर अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का मालिकाना हक किसानों से छीनकर जमींदारों के हाथों में सौंप दिया गया, यानी कर वसूलने का अधिकार जमींदारों को दिया गया। अब ब्रिटिश के अन्य लोग भी भारत में आकर के व्यापार करने का अधिकार उन्हें मिल गया। बस चाय और चीन को छोड़कर कंपनी के सारे एकाधिकार को समाप्त कर दिए। भारतीयों से सहानुभूति प्राप्त करने के लिए भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की योजना लाई गई 1813 के एक्ट के तहत। दरअसल ब्रिटिश जो औपनिवेशिक थे, उनका मकसद ये नहीं था कि वे भारतीयों को शिक्षित करें। उनका मकसद ये था कि वे भारतीयों से सहानुभूति प्राप्त करें और उन्हें यह जताएं कि हम आपका कितना भला चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे उनका ये मकसद था कि छोटे मोटे जो पद थे उनके लिए भारतीयों को रखना, और उनके लिए थोड़ा सा तो शिक्षा जरूरी था। इसके लिए उन्हें शिक्षित किया जाने लगा। हालांकि यही शिक्षा बाद में विद्रोह का कारण बना, ये उस टाइम ब्रिटिश को पता नहीं था। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही ईसाई मिशनरियों का आगमन होता है, और जो ईसाई मिशनरी भारत के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने लगे। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद लाया गया 1833 का चार्टर एक्ट, जिसके तहत कंपनी का जो चाय और चीन पर जो एकाधिकार था उसे भी समाप्त कर दिया गया। यानी कंपनी का एकाधिकार अब हर जगह से समाप्त हो चुका था। और इसी एक्ट के तहत सरकारी जो नौकरी होते थे उनके लिए जो भेदभाव किया जाता था, वो भेदभाव को भी समाप्त कर दिया गया। 1833 के एक्ट के तहत ही 1843 में लॉर्ड एलनबरो द्वारा दास्ता की प्रथा को समाप्त किया जाता है भारत से। तो इस एक्ट में 1833 के एक्ट में के बदलाव कुछ इस तरह है कि वो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और कंपनी का जो एकाधिकार था उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। 1833 में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है, और 1813 में चाय और चीन पर कंपनी का एकाधिकार रहता है, जो कि 1833 में आकर समाप्त कर दिया जाता है। और इसके तहत गवर्नर जनरल का जो परिषद था, कार्यकारी परिषद था, उसमें एक विधि सदस्य की नियुक्ति की जाती है, जो कि प्रथम विधि सदस्य मैकाले हैं। और सरकारी चयन में भेदभाव के आधार को समाप्त किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो बाकी बातें हम बाद की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, एंड ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा।